यूं तो देश में अनेक बावड़ी और कुएं हैं जिनके बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, पर मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो है जगतपुर गांव में बने मंदिर के रहस्यमयी खोनी बावड़ी की। जगतपुर गांव में हमारी चाची का मायका था। चाची के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपना सारा लाड़ प्यार हम पर लुटाती थी। गर्मियों की छुट्टी में, आम के मौसम में हम दोनों भाई बहन उनके साथ उनके मायके जाते थे। बचपन से ही चल रहा ये सिलसिला अब तक जारी था, जबकि मैं अब 16 साल का हो चुका था। जब हम आम के बागों के लिए निकलने लगते हैं तो हमें सख्त हिदायत मिलती कि हम उस खोनी बावड़ी की ओर ना जाएं। पहले मैं चुपचाप मान लेता था, पर अब जब से मैं बड़ा हो गया हूं, मन में बावड़ी के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती रहती है। एक दिन मैंने नाना जी से उसका रहस्य बताने का इरादा करवा ही लिया। नाना जी ने बताया कि लगभग 100 साल पहले इस बावड़ी और इसके साथ ही इस मंदिर का भी निर्माण यहाँ के राजा ने कराया था। राजा साहब खुद रोज मंदिर में पूजा करने जाते थे। मंदिर में एक पुजारी की भी नियुक्ति की गई थी, जो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वहां रहता था। गांव में एक नियम ये भी था कि जब भी किसी लड़के की शादी होती तो वो नवविवाहित जोड़ा सबसे पहली रात मंदिर में थके हारे यात्रियों के लिए बने गए कमरे में बिताता। अगले दिन बावड़ी में नहा धोकर मंदिर में पूजा करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता। लगभग 50 सालों तक ये नियम ऐसे ही चलता रहा। सारे गांव वाले इसे मानते रहे। देश आजाद होने के बाद गांव में राजा प्रजा वाली व्यवस्था नहीं रही, ग्राम पंचायत व्यवस्था हो गई। ग्राम सभा के चुनाव में राजा साहब हार गए। एक अपराधी किस्म का आदमी प्रधान बन गया और फिर पंचायत के सदस्य भी ज्यादातर वैसे ही बने, लेकिन पुरानी परंपराएं चलती रहीं। कुछ साल बाद गांव के ठाकुर राम नरेश सिंह के बेटे का विवाह हुआ। नियम अनुसार वर वधू रात में मंदिर में थे, लेकिन अगले दिन सुबह जब घर वाले उन्हें लेने गए तो देखा दोनों के लाश बावड़ी में तैर रहे थे। पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। सारा गांव जैसे गम में डूब गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। पुलिस भी आई, पर कुछ पता नहीं चला। उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। पहले 1-2 साल बाद फिर 6 महीने में बावड़ी में लाशें तैरते दिखने लगी। रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। लोग भयभीत रहने लगे। नाना जी की सारी बातें सुन मैंने कहा, नाना जी, कभी किसी ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आखिर होता क्या है रात में? तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। शुरू में तुम्हारे जैसे कई लोगों ने कोशिश की, पर अगले दिन ही उनकी लाश भी बावड़ी में मिलती। तब से लोग इतना डर गए कि कोई भी उस खोनी बावड़ी की ओर कदम नहीं रखता और ना ही अपने बच्चे को जाने देता है। कुछ लोग जो बाद में जिंदा नहीं बचे, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस जांच करने भी आई, पर अगले दिन उन पुलिस वालों के साथ भी कोई ना कोई हादसा हो गया और वो ट्रांसफर करवा कर चले गए। नाना जी से सारी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था, पर मन के एक कोने में कहीं ना कहीं खूनी बावड़ी का रहस्य खोजने की जिज्ञासा थी। मेरे जन्मदिन पर चाचा जी ने मुझे एक स्मार्टफोन दिलाया था। कुछ सोचकर मैंने एक योजना बनाई। गांव में मुझे कम लोग पहचानते थे, इसलिए मुझे अपनी योजना को
साकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दिन में मंदिर और बावड़ी की ओर कोई आता जाता नहीं था। बावड़ी मंदिर के बाहर बनी थी। उसके चारों ओर दीवार और एक फाटक लगा था जो बंद रहता था, पर उसमें ताला नहीं था। मैंने अपनी योजना अनुसार चुपके से जाकर अपने फोन का कैमरा और रिकॉर्डर ऑन करके उसे गेट के अंदर दीवार के पास लगे पेड़ पर इस तरह छिपा दिया कि किसी की नजर ना पड़े। मैं रोज यही करता और एक समय पर जाकर छिपकर उसे लाकर चेक करता। एक हफ्ते बाद उसमें रिकॉर्ड फुटेज में एक लड़की को पकड़कर ले जाते हुए कुछ लोग दिखे और साथ ही उस लड़की की चीखें सुनाई दी। अगले दिन गांव की एक लड़की के पहले गायब होने की खबर आई, फिर बावड़ी में डूबकर मरने की खबर फैल गई। लड़की गरीब परिवार की थी। जब बावड़ी से लाश निकाली जा रहे थे तो मैंने चुपचाप 100 नंबर पर फोन कर दिया। मेरे पिताजी भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैंने उनका रेफरेंस दिया तो पुलिस जल्दी आ गई। अपराधी पूरी तरह निश्चिंत थे। उन्हें पता था पुलिस सबूत के अभाव में कुछ भी नहीं करेगी और उसके बाद का खेल खेलने में तो वो माहिर हैं। पर जब मैंने पुलिस को अपने फोन में फुटेज दिखाए और पुलिस ने उन्हें लड़की के परिवार को दिखाया तो उन्होंने तुरंत अपराधियों को पहचान लिया, जिससे वो तुरंत पकड़े गए क्योंकि उस समय वो वहीं थे। अपराधियों में ग्राम प्रधान खुद और उसके साथ उसके कुछ साथी थे। पुलिस रिमांड में अपराधियों ने सालों से खूनी बावड़ी की आड़ में चल रहे अपने खूनी खेल के बारे में बताया। लड़कियों की खरीद फरोख्त के धंधे में कई सफेद पोशों का हाथ था। ज्यादातर लड़कियां अपहरण करके रातों रात लाई गई थी और विरोध करने पर बावड़ी में अगले दिन उनकी लाश मिलती थी। कभी गांव की गरीब घर की लड़की हत्थे चढ़ जाती जो उनके शोषण का शिकार होकर बावड़ी की भेंट चढ़ जाती। काफी दिन मुकदमा चला। मेरे इकट्ठा किए गए सबूत इतने पक्के थे कि अपराधी बच नहीं पाए और उन्हें मौत की सजा मिली और बावड़ी को खूनी होने के विशेषण से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी लगता है कि इस भौतिक संसार से परे भी कोई दुनिया है। उस संसार में रहने वाले अशरीरी अतृप्त आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती हैं। ऐसा ही अनुभव एक बार मुझे भी हुआ, जिसकी भयानक यादें आज भी ताज़ा हैं। फरवरी 2018 की बात है। मैं रोज की तरह चाय पीते हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी एक खबर पर मेरी नजर पड़ी कि लखनऊ से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। अब मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि हरिद्वार जाने की, और इस खबर को पढ़कर पूरी होती नजर आ रही थी वो इच्छा। मेरा एक मित्र जो कि सीतापुर में पोस्टेड था, वो भी जाना चाहता था। मैंने उससे बात की और अगले शनिवार को हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना लिया। हमने ऑनलाइन टिकट और होटल बुक कर लिया। अगले शनिवार को मैं ठीक टाइम पर चारबाग बस स्टेशन पहुंच गया और बस का नंबर देखकर बस में बैठ गया। उस समय तक बस में कोई यात्री नहीं था। दोस्त भी सीतापुर में मिलने वाला था। यात्रा की तैयारी की व्यवस्था करने के लिए शायद मैं पिछली रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए अब बस में बैठते ही मुझे नींद आ गई। रात के करीब 8 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस सीतापुर से काफी आगे निकल चुके थे। बस की सारी सीटें भर चुके थे। मेरा दोस्त भी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन बस में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
बस में चलने वाला टीवी भी बंद था। और एक अजीब बात मैंने देखी कि बस के सारे सवारी सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मेरा दोस्त भी सफेद कपड़ों में था। मैंने उससे इशारा करके पूछा तो उसने घूर कर मुझे देखा। उसका व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइवर से टीवी ऑन करने को कहा तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। 10 बजे के लगभग मैंने ड्राइवर से कहा कि बस किसी ढाबे पर रोक दो क्योंकि मुझे भूख लग रही है, पर उसने बस नहीं रोकी बल्कि बस की स्पीड बढ़ा दी। बस के सभी यात्री जोर जोर से हंसने लगे। अचानक मैंने देखा कि यात्रियों के आकार में कुछ बदलाव हो रहा है। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था और उसका चेहरा भी हर पल बदल रहा था। ड्राइवर अपनी सीट पर से गायब हो चुका था और बस वो बिना ड्राइवर के ही बहुत ही तेज रफ्तार से भाग रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर और घबराहट की वजह से बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं गंगा किनारे पड़ा था। पास ही मेरा बैग पड़ा था। कुछ पुलिस वाले मुझे घेर कर खड़े थे। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मैं जिस नंबर की बस में बैठा था उस नंबर की बस का तो मेरे बैठने के कुछ घंटे पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। उसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। सारे यात्री हरिद्वार के थे और दुर्भाग्य से मेरा दोस्त भी स्टेशन आते समय एक हादसे का शिकार होकर मारा गया। उसके घर वालों ने मेरे घर पर फोन किया था, पर तब तक मैं घर से निकल चुका था, इसलिए घर वालों ने मुझे बताया नहीं। सारी बातें जानकर मेरे होश उड़ गए। मैं सारी रात भूतों के साथ सफर करता रहा। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इस हादसे के बाद भी कई दिनों तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। मुझे बुखार होते रहे और मुझे उसी बस के सपने आते रहे। वो अजीब से दिखने वाले लोग जिनकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल सफेद थे। मैं सपना देखकर कांप उठता था। कुछ दिनों बाद मैं एक तांत्रिक के पास गया। मैंने उसे पूरी घटना बताई। फिर उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा पहने रखना। उस ताबीज को पहनने के बाद मुझे फिर कभी वैसे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है
और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज्यादा घना नहीं था। खैर, मैं खिड़की से सिर निकालकर अभी बाहर की हवाओं का मजा ले ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज पर गई। मेरी नजर उस चीज पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकालकर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है, जैसे कोई इंसान हो। मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज लगाई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब पड़ने लगी। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है।
उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।